नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगने के बाद ये माना जा रहा था कि महिलाएं अब इस कुप्रथा से मुक्त हो गई हैं, पर ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि अब तलाक देने के दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें स्पीड पोस्ट के ज़रिए महिलाओं को तलाक दिया जा रहा है। ये संवैधानिक तरीका तो नहीं है, लेकिन इसे क्या कहा जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। साथ ही साथ इस तरह के तलाक की शिकार हिना परवीन जो हैं, जिनके साथ और भी तरह की ज़्यादतियाँ की गई हैं, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं रितु दुबे जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ न्यायबोध फाउंडेशन की संस्थापक हैं। इनकी संस्था महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती है। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता अंबर जी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया मैम जी। सबसे पहले मैं हिना से जानना चाहूंगी, हिना आपके साथ क्या हुआ? तलाक आपको किस तरह से दिया गया? और इसके बाद फिर मैं ये जानूंगी कि क्या ये तलाक मान्य कहा जा सकता है? इस पे ऋतु जी भी अपनी राय देंगी और शाइस्ता जी भी। मैम मुझे तलाक स्पीड पोस्ट से मिला था, जबकि मेरी शादी झारखंड से हुई थी। मेरे हस्बैंड दिल्ली के रहने वाले हैं और मुझे तलाक कोलकाता का जो लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट राइटर्स बिल्डिंग है, वहाँ से मिला था। और जब मुझे तलाक के पेपर्स मिले, उसमें मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर्स भी नहीं हैं। और वो मेरा तो मतलब शादी झारखंड से हुई, लेकिन तलाक मुझे ये कोलकाता से मिला। और ये तलाक बनाया गया था काजी, वहाँ मैरिज एंड रजिस्टर काजी हैं, काजी हकीम अब्दुल अजीज, उन्होंने मुझे ये तलाक बना करके सेंड किया था। जी, जी। तो ये इसके बाद फिर आपको उन्होंने दोबारा कोई किसी तरह से कॉन्टैक्ट किया? क्या प्रक्रिया अपनाई जिसके तहत उन्होंने आपको करार दिया कि अब आपका नहीं, तलाक हो चुका है? नहीं, मुझे कुछ भी नोटिस वग़ैरह कुछ भी सेंड नहीं किया गया था, तलाक सेंड करने से पहले। अचानक से मुझे एक पेपर, वो मैंने भी पेपर को मैंने नहीं रिसीव किया था, मेरे फ़ादर ने रिसीव किया था। और जब मैंने उसको खोल के देखा था, तो वो तलाकनामा था और वो बंगाली में लिखा हुआ था। और बंगाली तो हम पढ़ना भी नहीं जानते हैं, तो वो समझ में भी नहीं आया कि लिखा क्या। बस ऊपर में एक्ट लिखा था 1856, और ये तलाकनामा, उससे समझ में आया कि ये तलाकनामा है। और जी, उसमें वो जी। जो काजी ने लिखा था, उनका नाम था काजी हकीम अब्दुल अजीज, और लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता लिखा हुआ था। मुझे तो पढ़ना जी, भी नहीं आ रहा था कि इसमें लिखा क्या है। जी, जी। हिना सिर्फ़ इस ज़्यादती की शिकार ही नहीं हुई, इससे पहले भी हिना के साथ जो है वो बहुत तरह की जो है वो अत्याचार किए गए। हिना आप बताएँ कि किस-किस तरह से आपके साथ जो है वो सिलसिलेवार तरीके से बताएँ कि क्या हुआ? मेरी शादी हुई 2015 में। शादी करके जब मैं घर गई, तो अपने ससुराल गई, उसी जैसे डाल्टनगंज में मेरा ससुराल है। वहाँ पे मुझे बहुत तरीके से कि तुम्हारे पापा ने दहेज नहीं दिया, एक हमारे में लगन जाता है, उसमें सिर्फ़ इतने ही पैसे 5,000 ही क्यों दिए, 11,000 क्यों नहीं दिया, और फिर उसके बाद तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दी। और ये कि मतलब मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा-पीटा जाने लगा। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उसके बाद ये बोला गया कि आप अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दो। उम, बच्चा मतलब नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद भी इनकी जातियाँ नहीं रुकी। उसके बाद मैम एक इंसान ने नहीं की, किसी ने एक ने ज़्यादती की। वो घर के जितने लोग हैं, मेरे इन-लॉज़ जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे जेठ, जेठानी, हस्बैंड, सबने मिल कर के मतलब मुझे बहुत मारते थे, बहुत तरीके से सताया जाने लगा। और फिर उसके बाद में मेरे जेठ हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इनाम दानिश खान, वो न्यू दिल्ली में पोस्टेड थे, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, ये आर्मी का हॉस्पिटल है। वहाँ ले जा कर के मेरा जेंडर टेस्ट कराया गया कि बेटी है, लड़का है कि लड़की है। फिर उसके बाद और ज़्यादा ज्यादती करने लगे कि
मतलब मारना पीटना, और कि अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये मतलब नहीं रहेगी, मर जाएगी, तो उसका बच्चा भी नहीं आएगा इस दुनिया में। मतलब बहुत तरीके की जो जाति होती, एक इंसानों के साथ जो नहीं किया जाता है, उससे ज़्यादा बढ़ के किया, जो जानवरों के साथ सलूक किया जाता है, उस तरीके का मेरे साथ हुआ है। जी, जी। हिना, आप क्या आपने दहेज की कोई रकम आपके यहाँ से गई थी? ये कुछ दहेज भी लिया था हाँ, आप लोगों ने? हाँ, मेरे पापा ने अकाउंट ट्रांसफ़र किया था 8 लाख रुपए, जो मेरे फादर इन लॉ के अकाउंट में और मेरे हस्बैंड के अकाउंट में गया था। अच्छा। रितु जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो ज़्यादती हुई है जिसमें कि एक लिंग परीक्षण की घटना भी सामने आ रही है, इसमें एक मामला इनका डोमेस्टिक वायलेंस का है, डाउरी का है और फिर ये जो तलाक का जो मसला आया है, क्या ये संवैधानिक कहा जाएगा? तलाक का जो मामला है, बाकी तो है ही जो गैर कानूनी है चीज़ें जो उनके साथ की गई ज़्यादतियाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, अगर हम संविधान से चलें तो देखिए अगर थोड़ी देर के लिए हम तलाक को अगर अलग भी कर दें, कि तलाक बाद की प्रक्रिया थी, लेकिन जो इनके साथ, इनके दिल्ली वाले घर में जो इनका शेयर्ड मैट्रिमोनियल होम था, जहाँ पे ये शादी के बाद आईं और इनके साथ जो ज़्यादती हुई, वो तो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है और इनको उसी समय आवाज़ भी उठानी चाहिए थी। हालाँकि ये मैं समझ सकती हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी और एक नई जगह में इतनी साहस नहीं जुटा पाएगी, जबकि सामने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उसको दबाने वाले हैं, ठीक है? तो वो तो पनिशेबल है ही है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस तो इनके ऊपर इन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, जिनका इनको लाभ मिलना चाहिए था और नहीं मिला। तो इन्होंने उसमें थोड़ी देर कर दी। लेकिन अगर तलाक की बात करें जैसे इन्होंने बताया, तो अगर इस्लाम में भी देखिए जैसे जितना हमने अपने नॉलेज से ये किया है, तो जिस तरीके से जिस प्रोसीजर के तहत इनको तलाक दिया गया, तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही शरीयत के अकॉर्डिंग है। क्योंकि इस तलाक में वो प्रोसीजर्स बिल्कुल ही फ़ॉलो नहीं किए गए, जो कि मैंडेटरी कहे जा सकते हैं, ज़रूरी हैं, बिना उसके तो तलाक हो ही नहीं सकता है। ये कहीं से भी जाके दूर से ये एक के म मसला नहीं है, हमारे पास कई महिलाएँ इसी तरह के तलाक लेके हमारे सामने आ रही हैं, इस देश के अलग-अलग क्षेत्रों से, जिनके साथ इसी तरह का तलाक हो रहा है। मतलब शादी होती है, 2 महीने के बाद डॉरी का डिमांड होता है, डॉरी नहीं लाने पे उनको मायके भेज दिया जाता है मार-पीट के, इसके बाद से 2-3 महीने के बाद उनको एक फर्जीनामा भेज दिया जाता है कि ठीक है, अब हमारा छुट्टा हो गया, तलाक हो गया, अब तुम फ्री हो और मैं फ्री हूँ, मैं दूसरी शादी करूँगा। अब बताइए वो औरतें कहाँ जाएँ? एक पिता माता-पिता जो अपनी बेटी को इतने अरमानों के साथ जो शादी करते हैं, भेजते हैं अपने ससुराल कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, मैरिड लाइफ़ अच्छी होगी। अब बताइए उनके ऊपर क्या गुज़रेगी अगर 2 महीने के बाद उनकी बेटी को तलाक दे दिया जाता है। और वजह क्या? वजह कुछ नहीं है, एक मामूली-सा ये मतलब दहेज। तो इन इस तरह के अगर दहेज के खिलाफ तो इनके मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए हर मामले में ही। तो मुझे लगता है हिना ने भी शायद अपना 498 का केस किया था, लेकिन उसमें बहुत फ़ायदा तो नहीं हुआ क्योंकि उसमें वहाँ भी काफ़ी इन लोगों ने अपनी तरीके से उसको सॉल्व कर लिया कॉम्प्रोमाइज़ करके। हिना ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उनको बेल हो गई और इसके बाद ये उसको वहाँ पे ही उसकी बेटी को छोड़ के चले आए। तो इस तरह के तलाक को तो मेरे ख़्याल से इस पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि एक नहीं कई महिलाएँ पीड़ित हो रही हैं, तो ये विचारणीय तो है कि ये जी, तलाक कहीं से भी मतलब संवैधानिक तो नहीं बोल सकते मतलब वैलिड भी नहीं है। जी। कहीं से भी वैलिड नहीं है। जी। शाइस्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जो है वो ट्रिपल तलाक से महिलाओं को मुक्ति मिली। लेकिन अब ये जो तरीका अपनाया जा रहा है जिसको तलाक-ए-हसन भी नाम दिया जा रहा है, ये क्या है? इसको किस तरह से परिभाषित आप करेंगी? क्या ये वाक़ई कुरान में है? और जबकि तलाक ट्रिपल तलाक जो है वो एक तरह से अब तो बैन हो गया है, वो गैर कानूनी है। ऐसे में इस तरह के तलाक की क्या मान्यता है? शुक्रिया रत्ना जी और रितु जी, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, मेरी फैमिली लाइफ बहुत खुशहाल थी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन एक जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि आप सड़कों पे औरतों के ऊपर ये हो रही हिंसा और दूसरे मुद्दों पे लड़ रही हैं और आपके यहाँ जब तलाक और हलाला और दूसरी शादी और व्हाट्सएप, इंटरनेट, ईमेल और शराब में और
नशे में सब तलाक देते हैं, फतवे आते हैं, उन पर आप क्यों नहीं बोलती? ये तो आपके समाज का है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर किस समाज ही एक ऐसा कोड़ा पड़ा जिससे कि मैं बिल्कुल चौंक गई, और मैं जिससे लगा कि मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे इन-लॉज सब माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन जब फिर हमने आंदोलन शुरू किया तो मेरे ऊपर दबाव बना, मेरे ऊपर मेरा मर्डर किया जाने लगा, मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए, और मेरे शौहर पे दबाव डालने लगा कि अपनी बीवी को तलाक दो, ये मौलाना के खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन मेरे शौहर समझाने तो लगे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि ये बुराई तो है, ये बुराई है, इसके लिए लड़ रही है, तो ठीक है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, तो वो मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए। और जब हमने फतवों के खिलाफ आवाज उठाई, तलाक के खिलाफ आवाज उठाई, और मैंने देखा बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और औरतों के अंदर एक जागरूकता आ गई, और जो फैमिली पीड़ित थी तलाक से, वो भी मेरा सपोर्ट में खड़ी हो गई, लेकिन सामने नहीं आती थी सड़क पर, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जो माँ बाप हैं या भाई हैं जो मुझे 2 रोटी दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, वो मुझे नहीं देंगे, कहेंगे कि तुम क्यों गई लड़ने, मौलाना के खिलाफ क्यों लड़ने गई, सड़क पे मत उतरो। फिर मैं इस बात को नहीं झुकी और नहीं रुकी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हमने इस बात के लिए पिटीशन दिया, और बहुत अच्छा हुआ कि शाहबानों को लेकर के जो चीजें सामने खुलने लगी, और शाहबानों से लेकर सारा बानों तक, फिर ये न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से 3 तलाक को बैन किया, शराब, नशा, व्हाट्सएप, ईमेल। हम समझे थे कि ये समाज में एक नई क्रांति आ गई है, औरतों की जीवन को सुरक्षा मिलेगी, उनके बच्चों को जो माँ बाप के होते हुए अनाथ की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी माँ बाप का एक साथ मिलेगा। पार्लियामेंट में कानून बना, मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम बना, हम बहुत खुश हुए। हमारे लिए और हमारी उन पीड़ित तलाकशुदा औरतों के लिए एक ईद का दिन था, जश्न मनाया था हमने। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वही शिकायतें, और जब हिना का मामला आया तो मैं बहुत दंग रह गई कि आखिर कुरान पाक में कहते हैं कि हकम गवाह होना चाहिए और सुलह पसंद काजी होना चाहिए जो सुलह कराए, और यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है, फ्रॉड ही फ्रॉड, फतवे भी बेची जा रहे हैं, तलाक पे वो भी जो कानून कहता है कुरान शरीफ का, उससे बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है चीजें। और हमारे संविधान में जो अधिनियम बना मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम, उसके भी सब अगेंस्ट गया। तो इसके खिलाफ हमने बहुत ज्यादा मैंने कोशिश किया, और ऐसे बहुत सारे केस आए हमारे पास, चाहे शबनम हो, चाहे जरीना का मामला हो, तो हमने हिना के लिए बात किया, हिना के वहां एसएसपी से बात किया। एसएसपी शुरू में तो नहीं बोल पा रहे थे वो, फिर जब मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, मुझे बहुत हल्के से मत लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत चुकी हूँ तलाक पे, और कानून भी बनवा चुकी हूँ, तो आप मुझे हल्के से मत लीजिए। और राजनाथ जो होम मिनिस्टर हैं, ये हमारे लखनऊ के ही हैं, जिस दिन हमने उनके लखनऊ के घर पे जाके बोल दिया तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे, तब फिर वो थोड़ा सा दबे, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर से दबाव है। आप यकीन करिए रत्ना जी और रितु जी कि मैं हैरत में पड़ गई कि मतलब इस महिला हिना इतनी कमजोर, इतनी बेचारी, इतनी धक्के खा रही है, कोर्ट से उसको किसी तरह से इसके पेरेंट्स खड़े हुए और जीत के आए, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन और शासन इस तरह से इसके साथ में वो कर रहा है नाइंसाफी। क्या है कानून व्यवस्था? कुछ नहीं है कानून व्यवस्था, सब झूठ है। और झूठ से सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि जो कौम और मिल्लत के मुसलमानों के रहबर, काजी और मुफ्ती बनाए जाते हैं, वो बिकाऊ हैं, वो खरीदी जा रही है तकलाक की फलसफे से। कहाँ रहने वाली झारखंड की डेल्टनगंज की लड़की, और कहाँ आप से वो भी जो लड़की जाती है वहां से तलाक जिसमें हस्बैंड की सिग्नेचर भी नहीं है। क्या फ्रॉड है, और इस फ्रॉड को लेकर के ये बेचारी कैसे धक्के खा रही है, इसका कोई सरपरस्त नहीं है। लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके आंसू और इसकी इबादत और इसका सब्र काम आया, लेकिन खोया इसने बाप को। कोरोना में इसके बाप चले गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी एडवोकेट रितु सिंह सुप्रीम कोर्ट की है,
उन्हीं ने हिना की बात को बहुत समझा और वो कई कई बार हिना के आंसू और तकलीफों से इतना इमोशनल होकर के, परेशान होके, बेचैन होकर के रही। फिर उसके बाद काउंसलिंग भी करवाया हस्बैंड की। एक बार हस्बैंड दबाव में आ भी गया, लेकिन उनका जो जेठ है लेफ्टिनेंट कर्नल, वो अपने छोटे भाई और अपने माँ बाप को और आपको सब परिवार पे इतना दबाव बनाए हुए था कि शायद इसका घर जुड़ने नहीं पाया, और इसकी बेटी और ये धक्के खा रही थी। अब बहुत शुक्र है कि आवाज़ ख्वातीन और हमारी बहन रत्ना जी, आपने इन महिलाओं की आवाज, जो हिना जैसी हजारों हजारों औरतें अभी तलाक एहसन जैसे इतने अच्छे कानून को, एहसन का मतलब होता है एहसान तरीके से, और हसन यानी कि खुश अखलाकी से आप उसको जुदा करिए, घर से मत निकालिए। सारी की सारी कुरान के कानून के खिलाफ सारा के सारा हुआ। तलाक एहसन पे इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है, इतना ज्यादा उसमें गलत हो रहा है कि तलाक एहसन, तीन तलाक बैन हुआ तो अब तीन तलाक एहसन का कारोबार शुरू हो गया है। अब उसमें हल्ला, जिसको हमने बलात्कार की श्रेणी में दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अब उसको भी लिए भी फतवे देने लगे उनके शोहर के काजी के हलाला करो, जैसे राशिदा गोरखपुर की है। वो बेचारे 2 महीने की शादीशुदा, सिर्फ जहेज की मांग पर उसको ससुराल भेज दिया गया, और उसको 2 महीने का जो कंसीव किया था वो भी मिसकैरेज हो गया। उसको आपने मेडिकल लोगों ने कहा करवा दो, लेकिन सोचा उसके बाप ने कि हम अगर मेडिकल कराएंगे, कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारी बेटी का जो घर बनने वाला होगा ना बन पाएगा। तो घर जोड़ने की बात की कि बेटी के घर जुड़ जाए, सबर किया। इसी तरह हिना ने भी सबर किया कि हम परिवार से, अपने शौहर से ना जुदा हो, हम जुल्म सहते रहे, लेकिन हमारा शौहर, हमारे बच्चों का बाप, जो हमारे पेट में बच्चा है उसका बाप न जुदा हो। ये लोग सिर्फ समझौता कर करके अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये जिंदा लाश ही तो है बेचारी, इनके ना सपने पूरे हुए, ना इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सिवाय आंसू, सिवाय मायूसी, सिवाय महरूमी। इसके लिए तो हम आप जैसे लोग अगर खड़े हो रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हम जरूर इंशाल्लाह फतेहयाब होंगे, और हम इनके मासूम और इनके बच्चों को हक दिलाएंगे, और उनके चेहरे जो आंसुओं से भीगे रहते हैं 24 घंटा, रात में सोने के टाइम भी रहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह पे यकीन करती हूँ, और जो भी ताकत है, जो भी पावर है, वो जरूर इनको इंसाफ देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रत्ना जी और रितु जी, आप लोगों का साथ हम औरतों को मिला, इन पीड़ित औरतों की आपने फरियाद सुनी, इनके दर्द को समझा, बहुत बड़ी इबादत कर रही हैं आप लोग। शाइस्ता जी, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने कहा तलाक हसन है, तलाक एहसन है, ये जो दूसरे तरह के तलाक सामने आए हैं, क्या जिस समय ये कानून बना था, क्या उस समय इन पर भी विचार किया गया था कि इसके तोड़ के रूप में, जो ट्रिपल तलाक के तोड़ के रूप में इसको भी अपनाया जाएगा, या अब आगे क्या रास्ता है? क्योंकि अगर हम हिना का मामला लें, तो अब इनके तलाक को क्या माना जाएगा? ये तो एक तरह से असंवैधानिक है। कुरान के मुताबिक क्या माना जाएगा? इसके ऊपर हमारे पास क्या देखिए, कानून है? सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था तो पर्सनल लॉ बोर्ड जा करके कहने लगा था कि ये खिलाफ शरीयत हो रहा है और हमारे मामले हमारी दारुल कज़ा में होने चाहिए। लेकिन इसके लिए भी काफी लड़ाई लड़ी, और फिर हमारे मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, और हमारे हिंदुस्तान का दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है, और हमारे संविधान के अनुसार हमारे न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश हैं वो जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास सभी धर्म और समुदाय के मामले आते हैं, और खास करके तलाक को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट और सभी न्यायालय में इस बात को पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिस है, उनको मालूम है कि तलाक हसन क्या है, तलाक एहसन क्या है, तलाक मुगल्लिजा क्या है, और तलाक बिदा क्या है, उनको मालूम है। और उनको ये भी मालूम था कि तलाक एहसन ही हो, तभी तो उसी के हिसाब से मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम बना, क्योंकि वो सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई थी कि ऐसा ना हो कि बच्चों का हक छिन जाए, ऐसा ना हो कि पति का हक
छिन जाए, ऐसा ना हो कि पति निर्दोष हो और पत्नी किसी तरह से उसके ऊपर जुल्म कर रही हो। ये सारी चीजों को बनने के बाद तब भी भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए कहा था, और ये यही वजह थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपराधी जो होता है ना, वो अपने अपने को बचाने के लिए, अपने जुर्म को बचाने के लिए वो उसका रास्ता तलाश कर लेता है। तो वैसे ही हर चीज की चाबी इन लोगों के पास, अपराधियों के पास भी आ जाती है। तो अपराधी चाहे मजहबी ठेकेदार हो, चाहे सामाजिक कुछ लोग हों जो हैवानियत कर रहे हैं, जो इंसान की शक्ल में शैतान है, ऐसे लोग चाबी तलाश कर लेते हैं। इसके लिए भी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी एडवोकेट है रितु दुबे, वो बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस करेंगी। क्योंकि कोई भी अदालत में जज के सामने जब तक बेहतर वकील और बेहतर तरीके से दलील पेश नहीं करेगा और पीड़ित अपनी बात को सही तरीके से जज के सामने नहीं रखेंगी, कन्विंस नहीं करेंगी, तब तक ये लंबा खिंच सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रितु दुबे जी को मैं और हमारी बहनें बहुत सारी चीजें नोट भेजती रहती हैं, उनके आधार पे रितु दुबे जी इंशाअल्लाह बहुत मजबूती से, बहुत ऑथेंटिक तरीके से दलीलों के साथ बाकायदा बहस करेंगी, और इंशाअल्लाह इन औरतों को इंसाफ मिलेगा। और आने वाली किसी भी नस्ल को अगर ये तलाक एहसन का दुरुपयोग होगा तो उसको सजा होगी। कोई कानून से खिलवाड़ नहीं, चाहे संविधान हो, चाहे मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे तलाक एहसन हो, कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त होगा। जी। ऋतु जी, अब हिना के मामले को आप किस तरह से देखेंगी? इनका जी। तलाक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये तो अधर में लटक गया मामला इनका, अब आगे क्या इसके लिए रास्ता है? जी, जी। मैं भी अब उसी पे आ रही थी कि जैसे सहिस्ता जी ने कहा कि ये हमारे शरीयत में, इस्लाम में भी जो इस तरह के तलाक दिए जाते हैं, वो वैध नहीं हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह के तलाक ये का हमारे संविधान में भी वैध नहीं है। देखिए, अगर हम देखें तो अगर कानूनी दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो इस तरह से जो एक तरफ़ा तलाक होता है, सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल राइट को, जो वुमेन का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 15, 21, इसको हीट करता है। ठीक है? हर औरत को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, हमारे संविधान ने हर औरत नहीं, हर इंसान को, हर नागरिक को दी है ये अधिकार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न ले सकता है, एक लाइफ़ को डिग्निटी के साथ जी सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इस तलाक के देखें तो इसमें तो सारी चीज़ें ही वायलेट हो रही हैं। इनके जो भी औरतों के जो राइट्स हैं वो तो पूरी तरह से वायलेट हो रही हैं, उल्लंघन हो रहा है उसका। क्योंकि जिस तरह इस तरह तरह के जो तलाक है, इसमें औरतें क्या समाज में उन्हें असम्मानजनक रूप से जीना पड़ रहा है। लोगों की ताना सुनना पड़ता है। लोगों की मतलब जिस नज़र से एक तलाकशुदा औरत और बच्चे को देखा जाता है, तो उसको तो वो तो वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये गुज़र रहा है। ठीक है? तो संविधान के रूप में भी ये मतलब असंवैधानिक हम एक तरह से इसको मान सकते हैं। दूसरा, जैसे हिना का मामला है, तो हिना के मामले में हमने चैलेंज किया हुआ है कि जो तलाक है वो इनवैलिड है, वैलिड नहीं है कि जिस सूरत में दिया गया। देखिए, ये जैसे मैम ने बोला कि ट्रिपल तलाक में कानून बना है। बेशक कानून बना है, ठीक है? और हमारे जजेस ने बहुत मेहनत करके ये कानून पास किया, उसके बाद उस पे लॉ भी और मतलब लॉ मिनिस्टर भी आए और लेजिस्लेचर ने भी उसमें काफ़ी ध्यान दिया और औरतों के हक के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा मतलब ये जो कानून आया, बहुत सभी के भले के लिए आया। लेकिन इसमें जो एक त्रुटि है, वो मैं बताना चाहूँगी। जैसे हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, उसमें जो ये तलाक है, जो ट्रिपल तलाक ये है तो यही जो लेकिन ये तलाक़े हसन का नाम दिया जा रहा है, उसका स्वरूप बदल दिया गया है, ठीक है? ये भी पहले 3 एक बार में 3 बार होता था, ये अब 3 महीने में कर दे रहे हैं। लेकिन उसमें जो प्रोसीजर एक्चुअल में जो कुरान के अंदर दे दी, कुरान बहुत पाक ग्रंथ है। सबसे पहले तो इसमें दिया ही नहीं कि तलाक होना चाहिए। किसी भी लॉ में या किसी भी समाज में तलाक तो एक अभिशाप ही माना जाएगा, क्योंकि शादी होती बिल्कुल, है 2 बिल्कुल। परिवार 2 लोगों की खुशी के लिए, उनका एक खुशहाल परिवार के लिए होता है। लेकिन ऐसे शादियाँ टूटेंगी तो हमारा समाज बिखरता चला जाएगा। जिस समाज की, एक हेल्दी समाज की जो हम लोग कल्पना करते हैं, वो कहीं न कहीं उसपे ये कुठार है। जिस तरह के तलाक आ रहे हैं, चाहे वो इस मुस्लिम कम्युनिटी में हो, चाहे हिंदू में हो। मैं तो दोनों के केसेस देखती हूँ, मैं तो हर तरह के लोग आते हैं हमारे पास। लेकिन जो अभी जो हिना जी का जो केस है, तो उसमें हमने क्या किया, हमने उनको चैलेंज किया हुआ है यहीं के दिल्ली के कोर्ट में।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनने के बाद, दलीलों के बाद कोर्ट ये मानेगी कि इनका जो तलाक हुआ है वो वैलिड नहीं था। ये देखिए 3-4 तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो हमने जो अपने स्कॉलर्स से और इस्लामिक स्कॉलर्स के हमने जो पढ़े हैं, या कुरान को भी थोड़ा हमने पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे जो तलाक़ हसन है, उसमें सबसे पहला जो और मैंडेटरी जो क्लॉज़ है या जो ग्राउंड है, वो है रिकॉन्सिलिएशन। मतलब देखिए कोई कहीं भी आम तौर पे भी अगर 2 पति-पत्नी में अगर वो झगड़े होते हैं, तो लोग एक सुलह की प्रक्रिया तो रखते हैं ना, कि चलो थोड़े दिन हम साथ में रहेंगे। और घर हर से घर में बाहर नहीं निकालना चाहिए, घर हाँ, से बाहर हर नहीं घर में निकालना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। तो वही तो पहला तो है कि इनमें सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए, और सुलह में जिस तरह से निकाह के टाइम में दोनों तरफ के लोग मौजूद होते हैं, इस समय भी दोनों तरफ के लोग मौजूद हों। एज़ ए आर्बिट्रेटर बोल सकते हो, या मदर-फादर हो, कोई बुजुर्ग हो, लड़के के साइड के भी लगे, तो बैठ के दोनों को समझाएँ कि ठीक है, अगर कोई डिफरेंसेस भी है तो उसको किस तरह से क्लियर किया जा सकता है। तो वो भी नहीं हुआ है हिना के मामले में। दूसरी बात कि जब ये तलाक होता है, उस टाइम में दिया गया है कि दोनों पति-पत्नी को एक ही छत के नीचे रहना चाहिए 3 महीने तक, ठीक है? ताकि उनमें सुलह की गुंजाइश बनी रहे। तो तो आजकल क्या हो रहा है, पत्नी को छोड़ दे रहे हैं और बिल्कुल ना 1000-2000 किलोमीटर दूर से भेज दे रहे हैं। आपको कैसे, तीसरी बात कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आप दूर से कैसे आपको पता चलेगा कि हमारी पत्नी का इस डेट पे उसके पीरियड आया है और वो पाक हुई है उसके बाद, तब मैं दूसरा तलाक भेजूँ, कैसे पता चलेगा? तो ये सारी प्रक्रिया को फ़ॉलो नहीं किया गया है, हिना के केस में भी और बाकी केसेस में भी जो लंबित हैं कोर्ट्स में। तो अगर इन सब 4-5 पॉइंट्स को हम देखें, तो उसमें जो प्रक्रिया है अगर नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर नहीं हुआ, इसका मतलब कि तलाक इनवैलिड माना जाए। और मैं तो चाहूँगी कि कानून इस पे मतलब कोई ऐसा गाइडलाइन लाए। ये तलाक भी कोई भी जो मतलब कहने का मतलब है कि जो ट्रिपल तलाक का जो कानून है, मैं नहीं मानती कि ये खराब है। इसके अंदर जिस तरह से इसका मिसयूज़ हो रहा है, वो खराब है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पे ऐसा गाइडलाइन लाए, जिससे कि दोनों पक्षों की सहमति से, अगर उन्हें अलग होना है, बेशक अलग हो जाए, अगर 2 मेंटालिटी 2 की नहीं मिलती है, लेकिन सहूलियत से। जी, इसलिए नहीं आपने कि हम कहा कि मिसयूज़ हो रहा है, आप ये थोड़ा बिल्कुल विस्तार से ब बताएँ? जी। मिसयूज़ हो रहा है। देखिए अगर तलाक ही लेना है, तो आप पत्नी को बोलिए ना, ठीक है हमारे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में होते हैं। 2 अलग-अलग बैकग्राउंड से 2 लोग आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, जिसको कि अगर सही तरीके से मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाए, तो ओवर द टाइम पीरियड वो खत्म हो जाती है और एक आपसी प्यार-मोहब्बत से लोग रहना शुरू कर देते हैं और एक अच्छी फैमिली बनती है। तो अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आप बैठ के उसको सुलझाइए, अपने बड़ों को साथ में लेके उसको सुलझाइए। ये तो तरीका नहीं है ना कि आप बिल्कुल एक फर्जी तरीके से किसी को बिना साइन किए और झूठ से, धोखे से, कहीं दूर से जाके उसको तलाक दे दिया जाए। ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है, जिस जो काफ़ी मतलब केसेस स्टडी के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ। सबका मेरे को जो कॉमन जो पॉइंट है ना, कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना। ठीक है? कोई भी पति इसको इसलिए इस तरह से तलाक दूर से दे रहा है या उससे पीछा छुड़ा रहा है, सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दे रहा है। अगर पत्नी कॉन्टैक्ट करना चाहे, चाहे इन-लॉ से, चाहे हस्बैंड से, तो उनको फ़ोन बंद कर देते हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं होता है। किसी रिलेटिव के थ्रू भी अगर बात करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो सिर्फ़ उसका एक ही वजह है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं। अब बच्चा है, तो बच्चे के साथ भी वाइफ़ को छोड़ दिए, हमें उसका पालन-पोषण के लिए कुछ देना ना पड़े। हाँ, जो डॉवरी मिली है, अगर डॉवरी का केस हो रहा है, अगर रिटर्न ना करना पड़े, जी। ठीक है? तो ये सारे लूपहोल्स हैं। मेरे ख़्याल से इसमें ऐसी बात नहीं है कि कानून मतलब हमारे कोर्ट्स नहीं जान रहे हैं या पुलिस नहीं जान रही है। बट कोई इसमें मतलब एक क्या बोलें, कोई पूरी तरह से खुल के अपना विचार या उस तरह से कार्रवाई करने मतलब करना नहीं चाह रहा है। जी, इसमें और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें हिना बहुत जी, सारे लूपहोल, कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, कोर्ट्स ने भी रीना के जी, केस में भी कोर्ट ने अच्छे जजमेंट दिए हैं, अच्छे ऑर्डर्स भी पास किए हैं, जो कि आगे जाके इनको काफ़ी अच्छा मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि इनको जस्टिस मिलेगा। जी। लेकिन कुछ कहीं-कहीं पे तो बहुत प्रॉब्लम है कई महिलाओं को, जैसे छोटे शहरों में आप देख लीजिए, कहीं हमारी आती हैं गोरखपुर से, प्रयागराज से, उस वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ आपको नहीं मिल रहा, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और दर-बदर पिलर टू पोस्ट घूम रही हैं महिलाएँ, जी, जो को खुद खाने को नहीं है, फिर भी वकीलों के पैसे भर रही हैं वो। ठीक है, पेरेंट्स लखनऊ में भी परेशान। यही है। जी, जी, लखनऊ में भी काफ़ी है। लखनऊ से भी हमारे पास करीब 15-20 मतलब महिलाएँ हैं, पीड़ित हैं, जो इसी तरह के तलाक से पीड़ित हैं।
और कुछ तो फतवा की तलाक से पीड़ित हैं कि फतवा मतलब उनको दे दिया गया है एक लिख के मौलाना की तरफ से और हो गया कि उनका तलाक हो गया। तो ऐसी महिलाएं कोर्ट में केस तो दर्ज किया है उन्होंने, चल रही है, लेकिन 3-4 5-5 साल से उनका केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए क्यों नहीं बढ़ रहा है, सोचने वाली बात है। जिस डोमेस्टिक वायलेंस केस का फैसला 6 महीने में आना चाहिए, वो फैसले 5 साल तक भी नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं तो कुछ लूप होल्स हैं, इस पे हमें काम करना होगा, वर्क करना होगा, खासकर नीचे वाले जो तलबे के कोर्ट्स हैं। जी। हिना, मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको जो तलाकनामा भेजा गया था, वो आपने बताया, आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि एक ही तलाकनामा मिला है आपको, यदि वो ये थोड़ा आप बताएँ डिटेल में? जी, मुझे एक ही तलाकनामा मिला था। हुँ, हुँ। वो जो कलकत्ता से सेंड किया गया था, वो भी मैम तलाकनामा ऐसे मुझे मिला कि वो तलाकनामा कोलकाता से बनाया गया और उसको डाल्टनगंज से पोस्ट किया गया मेरे घर पे। डाल्टनगंज से पोस्ट किया गया मेरे घर पे और उस समय इसको पोस्ट किया था मेरे फादर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड उस समय दिल्ली में थे और इसको पोस्ट किया था मेरे फादर इन लॉ ने डाल्टनगंज से और बनवा के लाने वाले भी मेरे फादर इन लॉ थे कोलकाता से। और मैम इसमें ये कोलकाता का यहाँ पे बनता है वो इसकी वजह से बना कि मेरे जो जेठ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इनामदा अनिश खान, वो पहले कोलकाता में पोस्टेड थे कमांड हॉस्पिटल में, तो उनकी ये सब की पूरी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने ये वहीं से बनवाया। और मैम इस जी। तलाक को मैंने इसके लिए कंप्लेन भी किया था राइटर्स बिल्डिंग में। मैं खुद जाके वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं सलीम अंसारी सर, मैंने उनसे बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की, मैंने ये बोला कि सर मेरी बच्ची पढ़ नहीं पा रही है, हम इधर से उधर दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, ये गलत तो है, लेकिन गलत है लेकिन वो उसका कोई वो नहीं दे। आज तक वो मेरा ना कॉल रिसीव करते हैं, ना कभी उन्होंने मतलब मेरे मेल का रिप्लाई किया। मैंने उनको खुद से जाकर के मिला भी, उन्होंने बोला मैं आपका कैंसल भी कर दूँगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मतलब हम कहाँ जाएँ, कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको घर से जॉइंट कब सेक बाहर कर दिया गया था? किस घर से बाहर किया गया था और किस आधार पे, क्या कह के किया गया था? मैम मुझे डाल्टनगंज वाले घर से जो झारखंड में है हुँ, हुँ। 5 जुलाई 2017 को मेरे जो हस्बैंड भी थे, मेरी मदर थी और मेरे फादर इन लॉ थे। मुझे और मेरी बेटी को ये कह के घर से निकाला गया कि तुम्हारे पापा दहेज नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हारा खाना और तुम्हारी बेटी का हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैम इतनी बुरी तरीके से कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अपने घर में रहने के लिए अपने जो फादर इन लॉ हैं, उनके पैर पे अपनी छोटी-सी बच्ची को लेके गिर गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने मुझे मेरी बच्ची गोद में थी, उसको पैर पैर से मार के और घर के बाहर कर दिया था और मेरी मासूम बच्ची का दूध तक छीन लिया था। शाइस्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिना के साथ जो ज़्यादती हुई, तलाक़ हसन के नाम पर, अगर वो ये कही जाए कि ये कुरान के हवाले से दिया जा रहा है, आप इसको क्या मानती हैं? क्या सॉल्यूशन है इसका अब आगे? देखिए, हम तो सीधे जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में संविधान है। कुरान ऐसे लोगों को कोड़े की सजा देता है और संविधान इसको जेल की सजा देता है। तो मैं समझती हूँ किसी किसी मासूम बच्ची का पहले तो आप जांच करवाएं, ये अपराध हुआ। दूसरा जहेज मांगा, वो अपराध हुआ। तीसरा घर में हिंसा की, इसको पूरी तरह से इसको प्रताड़ित किया मानसिक और शारीरिक, ये एक तरह से अपराध हुआ। फिर इसको इसकी मासूम बच्ची, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजों, कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी चीजों पे एक बहुत सख्त कदम उठाए जाना चाहिए और ये एक मिसाल बने हिना औरतों के लिए, क्योंकि इसके केस में हर वो सारी चीजें समाहित हैं जो हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों के साथ में तलाक और कन्या भ्रूण हत्या और जहेज
और शारीरिक और मानसिक, और न्यायालय, प्रशासन, अदालत और कोर्ट कचहरी, सब तरफ की व्यवस्था का ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी समाज को, जो समाज में लोग कहते हैं न्याय दे रहे हैं, वो एक तमाचा है। सच ये है कि वो ये इस टाइम हिना का मामला एक सीधा सीधा साफ साफ एक दर्पण है, इसकी दिशा तय करनी पड़ेगी। इसकी ये दिया की तरह से है जो दिखा रहा है, और ये दर्पण है, एक हकीकत है, एक इंसाफ न मिलने वाली इस मासूम बच्ची और इसकी भी बच्ची को बाप और माँ की वो शफकत नहीं मिल रही है। यतीम होती तो शायद सेना सवार कर लेती, लेकिन बाप होते हुए भी इस बच्ची का कोई जिम्मेदारी नहीं, कहाँ एडमिशन कराए, क्या नाम दे। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा, खासकर मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के जो रहबर रहनुमा तथाकथित बने हुए उनके मुंह पर काली पोतने वाला है। शाइसा जी, आगे क्या रास्ता है? अब इसके लिए अब किस तरह का रास्ता अपनाया जाए ताकि इस तरह की आगे जो देखिए, है हम मामले समझते थे कि अब हम समझते थे कि अब मेरी लड़ते लड़ते एक उम्र हो चुकी है, अब हम सुकून से अपनी बच्चियों की खुशियां देखेंगे, उनका घर परिवार जुड़ते हुए देखेंगे, और उनकी बच्चियां पढ़ती हुई और उनका ब्राइट फ्यूचर देखेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि नहीं, वैसे ही हालत बदतर है, उनके बच्चे शौहर को कबूल नहीं करते हैं, और उन बच्चियों का भी जीवन और उनके भी बच्चों का जीवन एकदम अंधकार में हो गया है, और बहुत सारी चीजों के लिए खतरा है। जिस तरह से समाज में कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाएं होती हैं, इसके लिए कोर्ट न्यायालय ही हमारे लिए हमारी आवाज को सुने, और हम संघर्ष आखिरी सांस तक करते रहेंगे। और रितु दुबे जी हैं, इनके साथ न्याय बोध फाउंडेशन है, इनको मैं अच्छी तरह इनके कार्यों को जानती हूँ। ये एक निस्वार्थ और मानव सेवा में समर्पित और पूजा के हिसाब से वो एक उपासना की तरीके से ये मानव सेवा कर रही है, मानव अधिकार के लिए, मानव न्याय के लिए कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि इन पे हमारी महिलाओं को विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और वो वाले वकील जो दलाली कर रहे हैं, मिनट मिनट पे तारीखें दे रहे हैं और घंटों कई महीनों के लिए छोड़े हुए हैं, ऐसे वकीलों के लिए न्याय बोध और रितु दुबे एक मसीहा की तरह से है। और रत्ना जी, आप आवाज पहुंचा रही हैं समाज के उन लोगों को, और जोड़ रही हैं जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, लेकिन आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। और जरूर मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा और मानव सुरक्षा और मानव न्याय अधिकार के लिए आपके साथ में मिलके एक बड़ा कारवां बनेगा इंशाअल्लाह। हम लड़ते रहेंगे जब तक हम ये नहीं समझ लें कि हाँ, औरतों को इंसाफ नहीं मिल पाया। इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। हमें भारत के संविधान और न्यायालय पे भरोसा है, और हमारे ईमानदार वकीलों पे भरोसा है कि वो जज के सामने एक बेहतर तरीके से मजबूत दलीलों के से अपनी बात रखेंगे इंशाअल्लाह, और औरतों के अंदर हिम्मत पैदा होगी, हौसला पैदा होगा। जी, शाइसा जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि निश्चित तौर पर एक ना एक दिन वो आएगा जबकि न्याय मिलेगा। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी जारी है, और इसमें हमें मुकाम तक पहुंचना है। हम सबको एक दूसरे की आवाज बनना है, हौसला बनना है और न्याय लेकर रहना है।